हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेमी स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MHI 10103 के क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पूर्व आधुनिक चीन में इतिहास लेखन से जुड़े सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। कई बार एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। पूर्व आधुनिक चीन में इतिहास लेखन एक अत्यंत विकसित और संगठित परंपरा थी। क्या बोल रहे हैं, जब पूर्व आधुनिक चीन था ना, वहाँ पर जो इतिहास लेखन था वो बहुत ही ज़्यादा विकसित था, संगठित था। ठीक है, ये केवल घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं था। यहाँ का जो इतिहास लेखन था वो सिर्फ घटनाओं को हमने क्रम से लिख दिया, वो नहीं था। ठीक है, उसका विवरण नहीं था, बल्कि नैतिकता, राजनीति और दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ था। चीनी इतिहासकारों का उद्देश्य केवल अतीत का वर्णन करना नहीं था, बल्कि समाज को नैतिक शिक्षा देना और शासकों को शासन संबंधी शिक्षा प्रदान करना भी था। क्या बोल रहे हैं कि जो चीन के इतिहासकार थे, इनका काम सिर्फ अतीत का वर्णन करना नहीं था। ठीक है, क्या था, इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा देना, ठीक है, और शासकों को शासन संबंधी शिक्षा प्रदान करना था। इस इतिहास लेखन पर विशेष रूप से कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव था, जिसके कारण इतिहास को नैतिक दृष्टि से देखा गया। इसके साथ ही राजवंश चक्र, स्वर्ग आदेश और आधिकारिक इतिहास लेखन जैसी अवधारणाएं भी इसके प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख सिद्धांत में आ जाएगा, सबसे फर्स्ट इज कन्फ्यूशियसवादी दृष्टिकोण और नैतिकता। ठीक है, ये पहला सिद्धांत था। पूर्व आधुनिक चीन के इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कन्फ्यूशियसवाद था। कन्फ्यूशियस के अनुसार इतिहास का उद्देश्य केवल तथ्य प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा देना था। ठीक है, जो कन्फ्यूशियस थे, ये एक विद्वान थे। इनके अनुसार क्या था, जो इतिहास लेखन है वो सिर्फ तथ्य प्रस्तुत या उसका विवरण नहीं देगा, क्या करेगा, इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा देगा। शासकों के आचरण को नैतिक दृष्टि से आंका जाएगा। अगर शासक अच्छा है, उसने अच्छे काम किए, तो उसका इतिहास लेखन कैसा होगा, कैसे उसको प्रस्तुत करेगा, आदर्श रूप में प्रस्तुत करेगा। लेकिन अगर वही शासक बुरा है, बुरे काम किए, तो इतिहास लेखन के अंदर उसको चेतावनी दी जाएगी, अगर किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा, आगे जाके आपका भी ये हल हो सकता है। ठीक है, आपको पद से हटाया जा सकता है। उदाहरण, यदि कोई शासक न्यायप्रिय था तो इतिहासकार उनकी प्रशंसा करते थे, जबकि अत्याचारी शासक की आलोचना करते थे। ठीक है, इस प्रकार इतिहास नैतिक मार्गदर्शक बन गया। फिर है आपका दूसरा राजवंश चक्र का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत चीनी इतिहास लेखन की आधारशिला मानी जाती है। इसके अनुसार हर राजवंश स्वर्ग के आदेश के आधार में पर सत्ता में आता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार जो राजवंश है, ठीक है, वो स्वर्ग के आदेश के आधार पर आता है। जैसे योग्य शासक को स्वर्ग आदेश प्राप्त होगा। समय के साथ शासक भ्रष्ट हो जाता है, जनता में असंतोष बढ़ता है, विद्रोह होता है, न्याय राजवंश स्थापित करेगा। फिर उदाहरण, शांग वंश, छऊ वंश और हान वंश। इतिहास को चक्रीय रूप में समझाया गया है। शासकों को नैतिक बने रहने की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा समझो इसको। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत के अनुसार जो राजवंश है, ठीक है, ये क्या होगा, स्वर्ग के आदेश के आधार पर सत्ता में आएगा। मान लो अगर कोई राजा है, उसने बहुत अच्छे काम किया, या कोई व्यक्ति उसने बहुत अच्छे काम किया, नैतिकता दे रखी है हर चीज़ में, ठीक है, नैतिकता रखी है हर चीज़ में, तो वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा। और वापस जब आएगा ना, तो वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, उसने बुरे काम किए हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग के आदेश के आधार पर सत्ता में आएगा। अच्छा काम किया है, स्वर्ग में जाएगा, फिर राजा बनेगा। ठीक है, बुरा काम किया है, स्वर्ग में नहीं जाएगा और राजा नहीं बनेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्वर्ग आदेश का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर था चक्रीय सिद्धांत, ये था आपका राजवंश चक्र का सिद्धांत। ठीक है, अब स्वर्ग का आदेश का सिद्धांत देखो। यह राजवंश चक्र से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। माना जाता था कि शासकों को शासन करने का अधिकार स्वर्ग से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि शासक अन्यायी हो जाए तो ये अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं और विद्रोह इस बात के संकेत माने जाते हैं कि शासक ने स्वर्ग आदेश खो दिया है। मान लो कोई राजा है, ठीक है, उसने क्या किया, बहुत बुरी चीज़ की, तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदा आ जाएंगी, विद्रोह होने लग जाएंगे उससे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चीज़ें ना, ये स्वर्ग के आदेश के आधार पर
तय की जाती है। फिर अगला सिद्धांत आ जाएगा नैतिक मूल्यांकन। इतिहासकार केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते थे बल्कि उनका नैतिक मूल्यांकन भी करते थे। सही कार्यों की प्रशंसा करना, गलत कार्यों को आलोचना करना, ठीक है। इससे इतिहास एक नैतिक न्यायालय बन गया। निरंतरता और आधिकारिक इतिहास का सिद्धांत। चीनी इतिहास लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी निरंतरता थी। प्रत्येक न्याय राजवंश अपने पूर्ववर्ती राजवंश का इतिहास लिखवाता था। क्या बोल रहे हैं कि जो नया, मान लो ये राजा है, ठीक है, ये हट गया सत्ता से, ये हट गया सत्ता से, तो जो नया राजा आएगा, ठीक है, जो नया राजा आएगा वो क्या करेगा, इस राजा के बारे में सब कुछ लिखवाएगा, ठीक है। ये कार्य राज्य के संरक्षण में होता था। उदाहरण, हान वंश के इतिहास को बाद के इतिहासकारों ने लिखा, इसका क्रम बना रहा, घटनाओं को व्यवस्थित संकलन हुआ। फिर जीवनी और कालानुक्रमिक पद्धति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें, कालानुक्रमिक, ठीक है, घटनाओं को समय के अनुसार क्रम में लिखा जाएगा। फिर जीवनी, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनी का वर्णन किया जाएगा। उदाहरण, सीमा कियान की शीजी शासकों, इसमें शासकों, अधिकारियों और सामान्य लोगों की जीवनियाँ शामिल होती हैं। अतीत के प्रति श्रद्धा का सिद्धांत। चीनी समाज में अतीत के प्रति गहरा सम्मान था। पूर्वजों को आदर्श माना जाता था। अतीत को वर्तमान के लिए मार्गदर्शक माना जाता था। यह सोच इतिहास लेखन में स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। मतलब जो भी हमारे साथ अतीत में बीता, ठीक है, जो भी हमारे साथ अतीत में बीता, है ना। और मान लो एक युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद ना हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो गया, हमने कुछ ऐसा किया जिससे पता चल रहा है बहुत नुकसान हो गया। तो उसमें क्या होगा उसमें जो हमारे पूर्वज हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको आदर्श बनाएंगे, ठीक है, उनको आदर्श बनाएंगे, उनसे पूछेंगे। और मान लो वहीं पे हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, तो हम उनको आदर्श बनाएंगे कि उन्होंने ऐसे किया, हम भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ये हमें मार्गदर्शक दे रहा है, हमें सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है, कि हमें ये नहीं करना है। फिर चयनात्मक लेखन, इसमें वही आ जाएगा कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हीं को दर्ज किया जाता था और बाकी चीज़ों को नहीं लिखा जाता था। इतिहास का शिक्षात्मक उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी इतिहास लेखन में लिखा जाएगा उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, क्या, कि सब लोगों को शिक्षा देनी है, ठीक है। राज्य का नियंत्रण। इतिहास लेखन पर राज्य का प्रभाव था। इतिहासकार दरबार से जुड़े होते थे, कभी कभी शासकों के पक्ष में लेखन होता था। यह इसकी एक सीमा भी थी। चक्रीय दृष्टिकोण। इतिहास को एक चक्र के रूप में देखा गया, उदय, विकास, पतन, पुनः उदय, ठीक है। ये एक सिद्धांत हो गया चक्रीय दृष्टिकोण। पहले क्या होगा, उदय होगा, फिर उसका विकास होगा, फिर पतन होगा और फिर दोबारा से उसका उदय होगा, ठीक है। फिर निष्कर्ष देख ले हम, तो यहाँ पर निष्कर्ष आ जाएगा आपका, पूर्व आधुनिक चीन में इतिहास लेखन सिद्धांतों पर एक समृद्ध परंपरा थी। कन्फ्यूशियसवादी नैतिकता, राजवंश चक्र और स्वर्ग आदेश जैसे सिद्धांत ने इसे विशिष्ट बनाया। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी थी, फिर भी ये विश्व की सबसे विकसित लेखन परंपराओं में से एक थी, ठीक है। तो अब देखिए चीन के पारंपरिक इतिहास लेखन के विशिष्ट गुण, यह हम अगली वीडियो में करेंगे। और चैनल पर जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।